हेलो एंड वेलकम। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, एन्युलर टियर। एन्युलर टियर बड़ा ही कंफ्यूजिंग टाइप का शब्द है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे एमआरआई रिपोर्ट्स में लिखा आता है कि एन्युलर टियर है। अब पेशेंट बहुत कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि बहुत सारी इंटरनेट नॉलेज है, बहुत सारा डेटा है, गूगल है, जीपीटी है और बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिससे आप पढ़ सकते हो, बट एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लियर कट बात पता नहीं चल पाती कि क्या है ये एन्युलर टियर, क्यों होता है, कहाँ होता है, क्या इलाज है। स्पाइन सर्जन्स का मोस्टली काम ही ये होता है कि हम लोग चीजों को इतना सिंप्लीफाई करें कि एक जनमानस, एक नॉर्मल पब्लिक को बात समझ में आए, उनका सशक्तिकरण या फिर उनको शक्ति मिले, उनको समझ में आए और वो इलाज की तरफ अग्रसर हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं एन्युलर टियर की कहानी आज। तो सबसे पहले एन्युलर टियर होता क्या है? देखिए, जैसा मैंने बताया है कि जो हमारी डिस्क है वो दो भागों में विभाजित की जाती है। एक अंदर का जेल मटेरियल जिसे हम लोग बोलते हैं जेलेटिनस पल्पोसस, जेल जैसा, और दूसरा बाहर का उसका कवर जो कि बिल्कुल फाइबर का जैसा बना होता है, या कह लो मसलिन क्लॉथ जैसा होता है, मल्टीपल लेयर ऑफ मसलिन क्लॉथ की तरह वो होता है, जिसमें एक बहुत सारी लेयर्स बनी होती हैं और उससे हम उस जेल को पकड़ के रखते हैं अंदर, और उसको हम कहते हैं एन्युलस फाइब्रोसिस। अब एन्युलस फाइब्रोसिस का टूट जाना या क्रैक हो जाना कहलाता है एन्युलर टियर। ब्रेक और क्रैक इन द फाइबर्स ऑफ एन्युलस इज कॉल्ड एन्युलर टियर। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब क्या एन्युलर टियर का मतलब स्लिप डिस्क है? वेल, जवाब है जरूरी नहीं है। किसी को अगर एन्युलर टियर है तो जरूरी नहीं है उसको स्लिप डिस्क हो। स्लिप डिस्क का मतलब है जो अंदर का मटेरियल है, जेलेटिनस पल्पोसस, उसका बाहर निकलना उस क्रैक के थ्रू। अब उस क्रैक में अगर स्लिप डिस्क आ जाए या फिर वो क्रैक आगे की तरफ बढ़ जाए नस की तरफ, तो उसको हम स्लिप डिस्क कहेंगे। बट कई बार एन्युलर टियर ही खाली होता है पेशेंट को और स्लिप डिस्क नहीं होता है। अब दूसरा सवाल है कि ये कहाँ होता है? What is the location of annular tear? तो देखिए, लोकेशन के का मतलब है कि होता तो ऑब्वियसली डिस्क में ही है, लेकिन डिस्क तीन तरीके की हैं, थोरेसिक डिस्क, सर्वाइकल डिस्क और लंबर या फिर कमर की डिस्क। हाईएस्ट चांसेस हैं कि वो लंबर डिस्क में हो क्योंकि वो सबसे बड़ी होती हैं और उनपे सबसे ज्यादा लोड बॉडी का होता है। सेकेंड हाईएस्ट चांसेस होते हैं एन्युलर टियर होने के सर्वाइकल डिस्क में, क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है। गर्दन राइट लेफ्ट अप डाउन रोटेशन, कई तरह के मूवमेंट गर्दन करती है, तो उसकी वजह से एन्युलर टियर जो है वो आपको सर्वाइकल में भी कभी कभी होता है, और लास्ट और रेयर केसेस में वो थोरेसिक स्पाइन में होता है। तो ये तो रही लोकेशन। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके कारण क्या होते हैं, क्यों एन्युलर टियर होता है। तो देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है एजिंग। जो डिस्क है उसकी एजिंग होती जाती है। एजिंग की वजह से शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी इन जनरल और एन्युलस फाइबर्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है, और धीरे धीरे एजिंग के साथ साथ जब एन्युलस में पानी की मात्रा कम होती जाती है तो वो फ्रैक्चर या ब्रेक हो सकता है। दूसरा कारण है ट्रॉमा या फिर कोई चोट लग जाना। भारी वजन एकदम से किसी को उठाना पड़ गया, किसी ने बहुत भारी वजन उठा लिया स्पाइन का ध्यान ना रखते हुए, कोई इमरजेंसी केस में कुछ बहुत हैवी वेट उठा लिया, ऐसे केस में भी एन्युलस फट सकता है। तीसरा केस है रिपीटेटेड स्ट्रेनिंग। जैसे आप बहुत बार झुक के एक दिन में काम करते हैं, अगर आपका ऐसा जॉब है जिसमें बार बार झुक के आपको वजन उठाना पड़ता है, तो बार बार अगर आप स्ट्रेन करेंगे तो माइक्रो ट्रॉमा या बार बार हल्की चोट लगती रहती है आपकी स्पाइन में, और बाद में एन्युलस फट सकता है या टूट सकता है। लास्ट होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में भी कुछ लोगों की जो संरचना है जीन्स में वो इस तरह से बनी हुई है कि उनका एन्युलस जल्दी खराब होता है। तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके भाई बहनों को भी लगातार स्लिप डिस्क या एन्युलर टियर हो रहा होता है कम एज में ही, तो वो आपकी जीन्स पे निर्भर करता है। अब इसके क्या क्या फाइंडिंग्स हो सकती हैं?
अब कई बार क्या होता है कि पेशेंट को सिर्फ जहां एनुलर टियर होता है उसी डिस्क के लेवल पे डल पेन हो रहा होता है। जैसे L4 L5 का एनुलर टियर है तो एग्जैक्टली पेशेंट L4 L5 की जगह पे ही पॉइंट करेगा और बताएगा कि वहां उसको पेन है। तो डल एकिंग पेन होता है, ये बैक पेन की कैटेगरी में ही आता है और वो पेशेंट को हो रहा होता है। कभी कभी बिना स्लिप डिस्क के एनुलर टियर में भी पेशेंट को रेडिकुलर पेन या फिर पैरों में दर्द आ सकता है। ये सेकेंड सिम्टम है इसका। रेडिकुलर पेन जो है वो इसलिए आता है क्योंकि कभी कभी कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, कुछ ऐसे फ्लूइड निकलते हैं जो कि नर्व के पास जाके उसको इरिटेट कर देते हैं क्योंकि एनुलस फट गया है। तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर निकलने की वजह से नर्व पे अगर कुछ फ्लूइड गिरेगा तो पूरी नर्व इरिटेट हो जाती है और वो जो वही नर्व जो है जो वहां पर है वो पैरों तक जाती है। तो पैर में सुन्नाहट, झन्नाहट या सियाटिका जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। कई केसेस में एनुलर टियर एसिम्प्टोमेटिक या फिर बिना किसी सिम्टम्स के भी होता है और इंसिडेंटल फाइंडिंग की तरह पता चलता है जब किसी का MRI किया जाता है। जैसे कि कोई पेशेंट L4 L5 स्लिप डिस्क लेके आता है और उसका MRI हम करते हैं तो देखते हैं L1 L2 पे या L2 L3 पे भी एक एनुलर टियर है। पेशेंट को कोई सिम्टम्स उसके नहीं आ रहे होते पर पता चलता है MRI देख के कि ये टियर है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे एनुलर टियर बिगड़ सकता है, जैसे भारी वजन कंटिन्यूसली उठाना, आगे झुक जाना, बहुत देर बैठे रहना, खांसना, मतलब और या कोई झटकेदार एक्टिविटी या इम्पैक्ट स्पोर्ट्स जैसे कि जंपिंग या कोई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स जिसमें आपको झटका लगता हो कमर में। तो ऐसी चीजों से एनुलर टियर जो है वो आपका बिगड़ सकता है। अब इसकी जांच कैसे होती है, इंग्लिश में कहूं तो डायग्नोसिस कैसे बनती है कि पता चले। तो एक तो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे, वो दिखेगा कि आपको डल एकिंग पेन हो रहा है, आपको इन्वेस्टिगेशन करेगा, आपको लिटा के चेक करेगा, उससे पता चल सकता है, एक अंदाजा लग सकता है कि ये एनुलर टियर हो सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है MRI में क्लियर कट देखा जा सकता है कि एनुलस का टूटा हुआ है और एनुलर टियर है पेशेंट को। और एक और टेस्ट होता है डिस्कोग्राफी, जो बहुत रेयरली किया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें डिस्क के अंदर फ्लूइड डाल के और उसको प्रेशर डाला जाता है और ये चेक किया जाता है कि क्या फ्लूइड बाहर लीक किया। अगर फ्लूइड बाहर लीक किया इसका मतलब डिस्कोग्राफी टेस्ट या डिस्क स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव है और एनुलर टियर हो चुका है। तो एनुलर टियर में हम क्या करते हैं, एक नीडल जाती है जो डिस्क के अंदर तक जाती है और वहां से कुछ डाई हम डालते हैं और वो डाई जब लीक करती है तो इमेज इंटेंसिफायर में डाई बाहर लीक करती हुई दिखती है। अगर डाई लीक करेगी इसका मतलब है पेशेंट को एनुलर टियर है और एनुलर टियर के इलाज की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि ये टेस्ट बहुत स्पेशल और सेलेक्टेड पेशेंट में किया जाता है क्योंकि ये इन्वेजिव टेस्ट की कैटेगरी है, मतलब जिसमें आपको बॉडी में कुछ करना पड़ता है, तो ये रेस्ट्रिक्टेड है और कुछ ही पेशेंट में इसको किया जाता है। अब बात करते हैं इलाज की। तो देखिए, इसका सबसे पहला इलाज तो है दवाइयाँ, लॉन्ग टर्म मेडिसिन भी ली जा सकती हैं 3 से 6 हफ्ते के लिए आपके डॉक्टर के संरक्षण में। दूसरा है रेस्ट, आप 2-4 दिन का रेस्ट भी ले सकते हैं जिससे एनुलर टियर में आराम मिलने लगता है। फिजियोथेरेपी की जा सकती है। फिजियोथेरेपी पेशेंट को काफ़ी आराम देती है और लॉन्ग टर्म रिलीफ भी देती है। और रेयर केसेस में अगर एनुलर टियर नहीं ठीक हो रहा है तो फिर स्पाइनल इंजेक्शन भी दिए जाते हैं इन्फ्लेमेशन को घटाने के लिए। ये है 99% ऑफ द केसेस जिसमें आप इस तरह के इलाज करते हो। आप कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हो जिससे एनुलर टियर बेटर होता है। पर अगर ये सब चीजें ठीक नहीं हो रही हैं तो डॉक्टर्स कभी कभी रेयर केस में एनुलर टियर के लिए सर्जरी भी एडवाइस करते हैं जिसमें डिस्केक्टमी या एनुलोप्लास्टी की जा सकती है, पर ये भी रिजर्व्ड है और रेयर केस में ही किया जाता है। एनुलर टियर का 99% इलाज कंजर्वेटिव या दवाइयों से हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। हालांकि डॉक्टर्स के ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं और एनुलर टियर एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, वो धीरे धीरे ठीक हो सकती है जब तक कि प्रॉपर स्लिप डिस्क पेशेंट को ना हो जाए। तो अगर आपको एनुलर टियर है, डरिए मत, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरा MRI स्कैन कर रहे हैं और एनुलर टियर हो मुझे, पर पता ना चल रहा हो, क्योंकि एनुलर टियर कई बार एसिम्प्टोमेटिक होता है जैसे मैंने बताया। तो ये नॉर्मल कंडीशन है, जैसे कि बाल सफेद होना, डरने वाली बात नहीं है। इसका इलाज इतना संभव है कि आप पेन फ्री हो सकते हैं और काफी लंबे समय तक पेन फ्री और कंफर्टेबल रह सकते हैं।
बिल्कुल भी ना डरें एनुलर टियर से, अपना इलाज कराएं, अपने डॉक्टर से मिलें, जो नियरेस्ट स्पाइन सर्जन हो उससे डिस्कस करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मेरे इस वीलॉग में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितने ज़्यादा सवालों के जवाब में आस्क डॉक्टर देवाशीष शर्मा में दे पाऊँ उनका दूं। और अगर आप चाहें तो नीचे दिए गए नंबरों पर हमारे ऑफिस में बात कर सकते हैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स और कंसल्टेशन के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर से मिलूंगा एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ डिटेल में आपसे बात करने के लिए।